नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। सबसे पहले आपको उन 4 खबरों के बारे में बता देते हैं जिन्हें आगे आप विस्तार से देखेंगे। पूरे देश की निगाहें इन खबरों पर बनी है। पहली खबर इजराइल ईरान के बीच 9वें दिन भी भीषण युद्ध की है। इजराइल का ईरान के 2 सैन्य कमांडर को मार गिराने का दावा सामने आया है। ईरानी हमले में इजराइल के कई शहरों में तबाही हुई है। पूरी तस्वीर आपको हम विस्तार से बताएंगे और दिखाएंगे। पानी पानी हो गया रेगिस्तान। राजस्थान के कई शहरों में पानी भर गया। भीलवाड़ा, जोधपुर, बारा में बाढ़ जैसे हालात हैं। राजधानी जयपुर में सड़क धंस गई और वहां पर पानी नजर आ रहा है। तीसरी खबर कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर डबल अटैक सामने आया है। ईरान इजराइल युद्ध पर चुप्पी को लेकर सोनिया गांधी ने सवाल उठाए तो राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बताए कि मेक इन इंडिया नाकाम क्यों हुआ। और चौथी खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। बरेली, बुलंदशहर और बाराबंकी में पुलिस ने एनकाउंटर किया और 1 बदमाश को ढेर किया जबकि 6 गिरफ्तार हुए हैं। तो ये कहानी भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं न्यूज एट 10 की और सबसे पहले ब्राजील की बात करते हैं। ब्राजील के सांता कटरीना में 22 लोगों को ले जा रहा हॉट एयर बैलून अचानक आग के गोले में बदल गया। इस हादसे में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है जबकि अन्य की तलाश चल रही है। हादसे की सामने आई तस्वीरों में नजर आया कि जब हॉट एयर बैलून काफी ऊंचाई पर था, बैलून से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और कुछ ही सेकंड में बैलून से जुड़ी टोकरी जिसमें लोग थे वो नीचे गिरते हुए दिखाई दी। ये हादसा सांता कटरीना के प्राया ग्रैंडे के पास हुआ। हालांकि अभी हादसे की वजह साफ नहीं है। तस्वीरों से ऐसा लगता है कि जैसे गुब्बारे को गर्म हवा से भरने वाला मैकेनिज्म खराब हो गया और आग की लपटों ने गुब्बारे को अपनी चपेट में ले लिया। और अब बात करते हैं युद्ध की। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के 9 दिन बीत चुके हैं। इन दिनों में दोनों ओर से जमकर बमबारी चल रही है और इसमें दोनों तरफ काफी नुकसान हुआ है। युद्ध जैसे ये हालात कब तक बने रहेंगे किसी को पता नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है। इसको लेकर 4 बड़ी हलचल सामने आ रही हैं। पहली बड़ी जो हलचल है वो है कि बीते 24 घंटे में ईरान ने इजराइल के बरशेबा और तेल अवीव पर जमकर मिसाइलें दागी तो इजराइल ने ईरान के कमांडर को मार गिराया। दूसरी हलचल या दूसरी खबर जो है वो ट्रंप के बयान से जुड़ी है। ट्रंप के बयान से नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है। अगर समय पर अमेरिकी मदद नहीं मिली तो 12 दिन में इजरायली मिसाइलें खत्म हो जाएंगी क्या, ये सवाल बना हुआ है। तीसरी खबर यह है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निमित्ज किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट पहुंच सकता है और इसके मूवमेंट को क्यों अमेरिका की बड़ी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है आपको हम बताएंगे। और चौथी खबर ईरान के परमाणु बेस को उड़ाने का जो प्लान तैयार किया जा रहा है उसको लेकर है। लेकिन सवाल है कि जब इजराइल के पास ऐसा करने की ताकत नहीं है तो फिर क्या ये अमेरिका काम करेगा। इन खबरों को विस्तार से समझाएं उससे पहले 24 घंटे में युद्ध में किसकी कितनी बर्बादी हुई है उन तस्वीरों को दिखाते हैं। रात के वक्त ईरान ने फिर से इजराइल के तेल अवीव को निशाना बनाया। मिसाइल हमले के बाद बिल्डिंग में आग लग गई जिससे अफरा तफरी मच गई। हमले के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू करने में जुट गई। रात के वक्त तेल अवीव पर हमले का वीडियो काफी डरावना था। पूरी रात इसी तरह ईरान इजराइल पर मिसाइलें दागता रहा। चमकते तेल अवीव के ऊपर सिर्फ मिसाइलें ही दिख रही थी। ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागकर हाइफा शहर में भी कहर बरपाया। सुबह के वक्त जब तस्वीरें सामने आई तो हाइफा में मंजर कुछ ऐसा था। इमारतें खंडहर बन गई थी। मलबे को हटाने के लिए बुलडोजर लगाए गए थे। ईरान के हमले में कई लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा कि 9वें दिन ईरान ने पहले से ज्यादा हमलावर रुख अपनाया जिसमें कई इजरायलियों के मारे जाने की खबर है। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य माना जाता है, कई ईरानी मिसाइलों को वो रोक नहीं पाया और इसकी वजह से इजराइल को काफी नुकसान हुआ। बदले में इजराइल ने तेहरान पर एयर स्ट्राइक कर ईरान के एक कमांडर को मार डाला। इजराइल ईरान जंग में अब तक 700 लोगों की मौत हो चुकी है और दोनों देशों में 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए। सबसे ज्यादा मौतें ईरान में हुई हैं, लेकिन अब इजराइल पर युद्ध भारी पड़ने लगा है। तस्वीरों में नुकसान नजर आ रहा है। ये तस्वीरें इजराइल के बीरशेबा शहर की हैं। ईरान की एक मिसाइल 6 मंजिला इमारत की लॉबी के पास गिरी जिसकी चपेट में आने से लॉबी के परखच्चे उड़ गए। ईरान की मिसाइलें दक्षिण इजराइल के एक चिल्ड्रन सेंटर पर भी जाकर गिरी। मिसाइल के हिट होते ही पूरा चिल्ड्रन सेंटर तबाह हो गया। धमाके के बाद बच्चों के लिए बनाया गया सेंटर धूल में डूब गया। रात के वक्त ईरान ने वेस्ट बैंक के रामल्ला में भी दर्जनों मिसाइलें दागी, लेकिन यहाँ पर इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइलों को आसमान में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया।
भले ही ईरान में ज्यादा बर्बादी हुई है, लेकिन 9 दिन के युद्ध में इजराइल परेशान हो गया है। अभी तक इजराइल को लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया। इजराइल का मुख्य निशाना ईरान के न्यूक्लियर प्लांट है, लेकिन इजराइल की मिसाइलें टारगेट को भेद नहीं पा रही। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर बेस पहाड़ों के 300 फीट नीचे है। इजराइल के पास कोई ऐसा बम नहीं है जो पहाड़ का सीना चीरकर 300 फीट नीचे तक वार कर सके। हालांकि इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के नतांज परमाणु साइट को नुकसान पहुंचाया है। इजरायली हमले में वहां के 15,000 सेंट्रीफ्यूज नष्ट हो गए, लेकिन IAEA के अनुसार इसे सीमित नुकसान हुआ है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में इस लक्ष्य को भेदने के लिए इजराइल ने अमेरिका की मदद मांगी है। लेकिन अमेरिका के सुर बदल गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि इजराइल सिर्फ दावा करता है, लेकिन उसके पास ताकत नहीं है। Minister Netanyahu said that they had the capacity to take out all of Iran's nuclear facilities. So they really have a very limited capacity. They can break through a little section, but they can't go down very deep. They don't have that capacity. And we'll have to see what happens. Maybe it won't be necessary. Maybe it won't be necessary. ट्रंप के यू टर्न से जहां नेतन्याहू टेंशन में है, तो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल में तबाही मचा रखी है। ईरान के परमाणु ठिकाने को नष्ट करने के लिए सिर्फ अमेरिका के पास ताकत है, लेकिन अमेरिका भी एक हमले में टारगेट नहीं भेद पाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका के पास कोई ऐसा बम नहीं जो कि पहाड़ के नीचे एक प्रहार में 300 फीट नीचे बने सेंटर को बर्बाद कर सके। अमेरिकी रक्षा वैज्ञानिकों ने जमीन के अंदर मौजूद ऐसे गहरे बंकरों को तोड़ने के लिए बंकर बस्टर बम GBU-57 बनाया है, जो एक बार में धरती के अंदर 200 फीट नीचे बने बंकर को नष्ट कर सकता है और इसका वजन 13,600 किलोग्राम है। ईरान का परमाणु सेंटर फोर्डो 300 फीट नीचे है, इसलिए अमेरिका टारगेट को भेदने के लिए उसको 2 GBU-57 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस बम को ठोस स्टील मिश्र धातु से बनाया गया है, जो कि विस्फोट से पहले कठोर परतों को भेदने के लिए डिजाइन किया गया होता है। पहले बम से 200 फीट नीचे तक गड्ढा बनाया जाएगा और दूसरे बम से 300 फीट नीचे बने ईरान के परमाणु सेंटर को नष्ट किया जा सकता है। इसके लिए इजराइल अमेरिका से GBU-57 बंकर बस्टर बम और B-2 बॉम्बर की मांग कर रहा है, लेकिन अमेरिका देगा कब, इसकी कोई डेडलाइन नहीं है। इसलिए इजराइल ईरान के खिलाफ युद्ध में बैकफुट पर आ गया है। बैकफुट पर आने की सबसे बड़ी वजह इजराइल की खत्म होती मिसाइलें हैं। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं 12 दिन में इजराइल की मिसाइलें खत्म हो सकती हैं। पिछले एक हफ्ते में ईरान ने 450 से ज्यादा मिसाइलें दागी, जिन्हें रोकने के लिए इजराइल ने बड़ी संख्या में मिसाइलों का इस्तेमाल किया। अगर ईरान ने ऐसे ही हमले जारी रखे तो 12 दिन के अंदर इजराइल की इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो सकती हैं। इजराइल के ब्रिगेडियर जनरल कोचोव ने कहा, ये चावल के दाने नहीं हैं, सीमित हैं, इसलिए खत्म हो सकते हैं। इसलिए इजराइल चाहता है कि अमेरिका जल्द से जल्द युद्ध में शामिल हो। और अमेरिका के ताजा रुख से इजराइल परेशान है। ट्रंप 2 हफ्ते बाद क्या फैसला लेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज को लेकर खबरें आ रही हैं कि वो ईरान के खिलाफ बड़ी तैयारी की संकेत दे रही है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज कभी भी मिडिल ईस्ट पहुंच सकता है। सोमवार की सुबह दक्षिण चीन सागर से पश्चिम की ओर बढ़ा और रवाना हुआ मिडिल ईस्ट की तरफ। वियतनाम के डानांग पोर्ट पर 20 जून को होने वाले इसके स्वागत समारोह को अचानक रद्द कर दिया गया है। इमरजेंसी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट बताकर इसे मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना किया गया है। खबर यह भी है कि इसी हफ्ते ये मिडिल ईस्ट पहुंचने वाला है और इसके साथ एक और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी जा रहा है। USS निमित्ज दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक है। ये परमाणु शक्ति संचालित है। इस पर से न सिर्फ फाइटर जेट उड़ान भरते हैं, बल्कि ये घातक हथियारों से भी लैस है। दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर का मिडिल ईस्ट की ओर जाना ये बताने के लिए काफी है कि अमेरिका भी ईरान को गंभीरता से ले रहा है। We're always concerned about that, and we have to take them out and be very strong. You're even in danger talking to me right now. Do you know that? You are in danger talking to me right now. So I should probably get out of here, but you guys are actually in danger. Can you believe it? इन आशंकाओं के बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, Mr. Netanyahu has long wanted to fight Iran because that way he can stay in office forever and ever. I mean, he's been there most of the last 20 years. But I think we should be trying to diffuse it. लेकिन सवाल है उन्हें रोकेगा कौन, ट्रंप या इजराइल की जनता?
इजरायल के हमले के बाद ईरान में भी हलचल बढ़ गई है। युद्ध में मारे जाने के डर से खामेनेई ने उत्तराधिकारी के लिए नाम फाइनल कर दिया है। ईरान के अधिकारियों ने बताया कि खामेनेई ने 3 वरिष्ठ मौलवियों को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया है। अगर खामेनेई की हत्या हो जाती है तो तीनों उम्मीदवारों में से ही कोई एक उनकी जगह लेगा। खामेनेई ने यह फैसला इजरायल के लगातार हमले के बाद लिया, यानी कि खामेनेई की अगर मौत हो भी जाती है तो ईरान के लोगों को उनका उत्तराधिकारी चुनने में परेशानी नहीं होगी और युद्ध की कमान नया वारिस संभाल लेगा। तो ये पूरी तैयारी ईरान की तरफ से सामने आ रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। अनोखा मामला सामने आया। छत्तीसगढ़ से एक ऐसा वीडियो सामने आया जो मानवता के उसूलों के खिलाफ है। बेमेतरा में एक मुर्गियों से भरा वाहन गिर गया और लोग मुर्गियां लूटकर भाग खड़े। मुर्गियों से भरा वाहन सड़क किनारे पलट गया। ड्राइवर हेल्पर चोटिल हो गए, लेकिन लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाने की जगह मुर्गियां उठाने पर ज्यादा जोर लगाया। वो तड़पते रहे, लेकिन लोग फ्री की मुर्गी उठाने का जश्न मनाते रहे। इस हरी टी शर्ट वाले युवक को देखिए, मुर्गी को हाथ में उठाकर ऐसे दिखा रहा है मानो कोई मुर्गी पकड़ो प्रतियोगिता चल रही हो और उसने चैंपियनशिप जीत ली हो। जो भी पिकअप वैन के ऊपर चढ़ा वो मुर्गी उठाकर ही नीचे उतरा। अगर नीचे कोई साथी खड़ा है तो फिर कहे नहीं क्या। ऊपर वाले साथी ने नीचे मुर्गी को गेंद की तरफ फेंका और नीचे खड़े शख्स ने उसे कैच कर अपने कब्जे में ले लिया। सैकड़ों राहगीर मुर्गियां चुराकर और चोटिल ड्राइवर कंडक्टर को छोड़कर फरार हो गए। राजस्थान के डीडवाना में उस वक्त दर्दनाक हादसा हो गया जब स्लीपर बस और 2 कारों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्विफ्ट कार के परखच्चे उड़ गए। जो लोग कार में सवार थे वो बुरी तरह फंस गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें निकाला और अस्पताल ले गए, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले 4 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 3 साल की मासूम बच्ची और एक महिला गंभीर रूप से घायल है। एक्सीडेंट के बाद गाड़ियों की ऐसी हालत हो गई कि उन्हें हटाने के लिए क्रेन बुलानी पड़ी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर ओवरटेक करने के चक्कर में हुई। एक स्विफ्ट कार किशनगढ़ से सीकर की ओर जा रही थी, वहीं स्लीपर बस भी किशनगढ़ की तरफ जा रही थी। इसी दौरान एक किया कार ने ओवरटेक करते हुए सामने से आ रही स्विफ्ट कार को टक्कर मार दी, जिससे स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर स्लीपर बस से जा भिड़ी। एक्सीडेंट के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। संभल में अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद पर कार्रवाई के लिए पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस को पास में ही बंद पड़े प्राइवेट स्कूल पर शक हुआ, लेकिन जब ताला खुला तो अंदर का नजारा देख पुलिस भी हैरान रह गई। मौके पर पहुंचे सीओ अनुज चौधरी ने पहले गेट के अंदर झांका, फिर पुलिस टीम ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई। स्कूल के अंदर क्लासरूम तो थे, मगर वहां बोरियां भरी हुई थी। एक कमरे में बड़े बड़े कार्टून नजर आए, जबकि एक तस्वीर में गोबर भी दिखाई दिया। जांच में पता चला कि बाहर सिर्फ जीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल का बोर्ड है, अंदर कुछ और ही काम हो रहा था। तो इसमें जैसे गोबर भी मिला है और तेल भी है, परचून का भी बहुत सामान है और स्कूल के साथ साथ कई चीजें हैं। शुरुआती पड़ताल में सामने आया कि स्कूल को नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया है। फरीदाबाद से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां विवाहिता की हत्या कर उसके शव को घर के बाहर 10 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया गया, लेकिन 2 महीने तक किसी को भनक तक नहीं लगी। मर्डर का खुलासा तब हुआ जब मृतक महिला के पिता को घर के बाहर बने गड्ढे पर शक हुआ, जिसके बाद गड्ढे को खोदा गया तो उसमें से महिला का शव निकला। कोई कार्रवाई नहीं थी, कुछ भी कार्रवाई अगर होती तो 2 महीने नहीं होते। बताया जा रहा है कि हत्या 21-22 अप्रैल की रात में की गई। विवाहिता के ससुर ने उसका गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया और फिर उसे घर के बाहर खोदे गए गड्ढे में दफना दिया। इसके बाद पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए 25 अप्रैल को विवाहिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर दी। पिछले 2 महीने से पुलिस भी महिला की गुमशुदगी की शिकायत को सही मानकर तलाश कर रही थी, लेकिन जब मृतक महिला के पिता ने हत्या की आशंका जताई और पुलिस ने मर्डर के एंगल से जांच शुरू की तो पूरा सच सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक विवाहिता के ससुर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं इस मामले में और कौन कौन शामिल था, इसकी जांच जारी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रेम प्रसंग में एक महिला ने अपने 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। महिला का नाम मुस्कान बताया जा रहा है। वारदात भोपा थाना इलाके के रुटकली गांव की है। यहां 19 जून को 2 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की बात सामने आई। शुरुआत में महिला ने बताया कि उसने दोनों बच्चों को नाश्ते में चाय और बिस्किट दिया था और उसे नहीं पता कि मौत कैसे हुई। दोनों बच्चों के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान भी नहीं थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि दोनों बच्चों की मौत जहर खाने से हुई। जिस पर पुलिस ने महिला से सख्ती से पूछताछ की तो महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। चाय और बिस्किट के साथ उसने उसको कुछ इंसेक्टिसाइड जो एक जहर होता है वो उसको बच्चों को दे दिया था, जिससे बच्चों की मृत्यु हो गई। और इसमें इसका एक प्रेम संबंध की बात संज्ञान में आई कि जो जुनैद नाम के एक लड़के से जो पड़ोसी गांव का ही निवासी है। महिला ने बताया कि उसका पति टीबी का मरीज है और इलाज के लिए बाहर रहता है, जबकि वो जुनैद नाम के युवक से प्यार करती है, लेकिन बच्चे मोहब्बत की राह में बाधा बन रहे थे। वहीं जुनैद भी उसके बच्चों का खर्च उठाने को तैयार नहीं था। ऐसे में उसने अपने बच्चों को ठिकाने लगाने की साजिश रच डाली।
पूछताछ में यह भी पता चला कि बच्चों को जो जहर दिया गया वो जुनैद लेकर आया था। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है। बरेली से बुलंदशहर और बाराबंकी तक पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाश को ढेर किया, जबकि 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र की हैं। यहां नोएडा की एसटीएफ टीम और बुलंदशहर पुलिस ने 1 लाख के नामी बदमाश विनोद गडरिया की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं जवाबी कार्रवाई में बदमाश विनोद गडरिया मारा गया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। वहीं बरेली में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की है। यूपी के झांसी में चेकिंग के दौरान पुलिस और स्वाट टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो कार सवार बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। इनको रोकने का प्रयास किया गया तो रुके नहीं, बल्कि गाड़ी से उतरकर भागने लगे। जब टीम के द्वारा इनको घेरा गया तो इन्होंने जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया दोनों अपराधियों ने। इधर बाराबंकी में भी चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों पर कई केस दर्ज हैं। अहमदाबाद हादसे के बाद से ही एयर इंडिया के बुरे दिन चल रहे हैं। अब पटना एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल चेन्नई और बेंगलुरु से एयर इंडिया का विमान यात्रियों का लगेज लिए बिना ही पटना पहुंच गया और इस पर यात्रियों का गुस्सा भड़क गया। एयर इंडिया का विमान लैंड होने के बाद जैसे ही यात्रियों को जानकारी मिली कि उनका सामान प्लेन से नहीं आया, वो एयरपोर्ट पर ही हंगामा करने लगे। वो किस लिए लिखा जा रहा है? सामान जब नहीं आएगा तो। एयर इंडिया की फ्लाइट IX2936 सुबह यात्रियों को लेकर एयरपोर्ट पहुंची थी। पहले अनाउंस किया गया कि 4 नंबर बेल्ट पर लगेज आएगा, लेकिन बाद में यात्री जब 4 नंबर बेल्ट पर पहुंचे तो वहां लगेज नहीं था। ये बोल रहा है कि अपना घर पहुंचाएंगे, उसमें लाख 2 लाख का माल है, उसमें कौन पहुंचाएगा? कौन जिम्मेवारी देगा यहाँ का? मामला बढ़ता देख एयर इंडिया के ग्राउंड स्टाफ और CISF के जवानों ने यात्रियों को समझाने की कोशिश की। जो भी लाना है वही लाएगा। हाँ, ठीक है। हाँ। अब वो कोऑर्डिनेट कर रहा है वहाँ से, अगले जो एयर इंडिया का कहना है कि वजन ज्यादा होने की वजह से लगेज प्लेन में नहीं रखा गया। तेलंगाना के मेडचल जिले में एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। स्कूल बस के नीचे आने से 10 साल के बच्चे की जान चली गई। पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ये उसी घटना का CCTV है। 10 साल का जयशीत चौहान मोहल्ले में साइकिल चला रहा था। साथ में एक और बच्चा भी उसके साथ वीडियो में दिखाई दिया। उबड़-खाबड़ सड़क पर बच्चा साइकिल से नीचे गिर गया। जैसे ही बच्चा नीचे गिरा, ठीक उसी समय एक स्कूल बस तेजी से आगे बढ़ी और उसके ऊपर चढ़ गई। गंभीर तौर पर घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये इलाका पहले से ही दुर्घटनाओं के लिए कुख्यात रहा है। हरियाणा के यमुनानगर में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुट आमने सामने आ गए। इस दौरान लोग अपने साथ पिस्टल और रिवॉल्वर लेकर आए थे। बेखौफ दबंगों ने धमकी देते हुए वीडियो भी वायरल किया। दावा है कि यह जमीन गाजियाबाद की निजी कंपनी के डायरेक्टर जमीत कुमार की है, जिन्होंने कुछ साल पहले यह जमीन खरीदी थी। जब वो रतनगढ़ गांव में अपनी जमीन की जुताई करा रहे थे, तभी वहां कुछ लोग पहुंच गए। उनके हाथों में बंदूक थी, जिसे तानते हुए धमकाया कि तुरंत जमीन खाली कर दो वरना गोली मार देंगे। बंदूक ताने लोग कांग्रेस नेता राजकुमार त्यागी के साथ आए थे। राजकुमार त्यागी का कहना है कि यह जमीन उनकी बेटी और दामाद ने संयुक्त रूप से खरीदी थी। विवाद होने पर दामाद ने अपने हिस्से की जमीन बेच दी, जिस पर कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। पुलिस ने कांग्रेस नेता राजकुमार त्यागी और उनके साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आज देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। ऐसा ही एक आयोजन पटना में हुआ, लेकिन यहाँ लोगों का ध्यान योग करने में कम, वहां मिल रहे योगा मैट लूटने में ज्यादा दिखा। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी। दरअसल योग दिवस के कार्यक्रम में इतने लोग आ गए कि मैट कम पड़ गई, जिसके बाद मैट की लूट मच गई। लोग एक दूसरे से मैट खींचने लगे। संसदीय कार्य मंत्री माननीय विजय चौधरी जी। जब ये लूट हो रही थी तब बिहार सरकार के आधा दर्जन मंत्री मंच पर मौजूद थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, संसदीय कार्य मंत्री माननीय विजय चौधरी जी। दरअसल पाटलिपुत्र खेल परिसर में बिहार सरकार के कई मंत्री, सांसद और बड़े बड़े अधिकारियों के साथ आम लोगों को भी योग करने की व्यवस्था की गई थी। VIP को तो मैट मिल गई, लेकिन जब आम लोगों के लिए मैट कम पड़ गई तो उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। संसदीय कार्य मंत्री माननीय विजय चौधरी जी। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मामूली बात पर दुकानदार और ग्राहक के बीच बहस हो गई और देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। किसी ने लाठी भांजी तो किसी ने बर्तन।
जिसको जो मिला उसी से पीटने लगा। यह हर की पैड़ी का वो रास्ता है जो हमेशा लोगों से भरा रहता है, लेकिन शुक्रवार शाम सड़क पर चले इस दंगल को देखकर यहाँ से गुजरने वाला हर शख्स हैरत में पड़ गया, क्योंकि किसी का सिर फट गया तो किसी के चेहरे से खून बह रहा था। दरअसल ये पूरी लड़ाई ग्राहक और दुकानदार के बीच हुई मामूली बहस से शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक हो गई। दुकानदारों ने दो ग्राहकों को घेरकर बुरी तरह मारा। बाद में पुलिस ने ऑपरेशन लगाम के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक हवाई द्वीप पर स्थित किलाउआ ज्वालामुखी आग उगल रहा है। शुक्रवार को हुए विस्फोट में 1000 फीट की ऊंचाई तक लावा फूटता हुआ नजर आया। न सिर्फ लावा फूटा, बल्कि ऐसा लगा कि जमीन से आग का फव्वारा फूट पड़ा हो, जिसकी ऊंचाई 1000 फीट से भी ज्यादा थी। जब ये जमीन पर गिरा तो लावे की पूरी एक नदी बहने लगी। ये विस्फोट हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के एक बंद क्षेत्र में हुआ। हालांकि इससे लोगों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन लावे के साथ निकलने वाली गैस टेंशन बढ़ाने वाली है, जो वातावरण के साथ मिलकर फोग नाम की जहरीली धुंध बनाती है, जो इंसानों और जानवरों के लिए बहुत हानिकारक है। बता दें कि 23 दिसंबर 2024 के बाद से लगातार रुक रुक कर विस्फोट होते रहे हैं। किलाउआ ज्वालामुखी 1983 से लगातार सक्रिय है। हर साल हजारों पर्यटक हेलीकॉप्टर या विशेष गाइडेड टूर के जरिए इन्हें देखने आते हैं। पटना में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर डंडे और चाकू से हमला कर दिया। हमले में कई लोग घायल हुए हैं। ये पूरा मामला थाने से महज कुछ ही कदम की दूरी पर हुआ है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि दुकान के बाहर सब कुछ सामान्य है, तभी अचानक एक युवक दुकान के अंदर घुस गया और मारपीट शुरू हो गई। युवक का साथ देने के लिए एक शख्स और एक महिला भी दुकान में घुसकर मारपीट में शामिल हो गए। इस दौरान दुकान के बाहर अफरा तफरी मच गई। एक युवक ने डंडा लेकर दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, लेकिन कुछ लोगों के आते ही वो भाग निकला। दोनों पक्षों में मारपीट के दौरान डंडे और चाकू से हमला किया गया। बीच बाजार में मारपीट होती रही, लेकिन लोग तमाशबीन बने रहे। दोनों पक्ष जमीन पर अपना मालिकाना हक जता रहे हैं। आरोप है कि विवाद को लेकर पहले भी शिकायत की गई, लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से अभी तक मामले का कोई हल नहीं निकला। बिहार के दरभंगा जिले की एक स्थानीय अदालत में उस वक्त नाटकीय मोड़ आ गया जब जज ने एक केस की पैरवी कर रहे वकील को ही गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। यह कार्रवाई उस वक्त की गई जब पता चला कि वकील ने अपनी गैर मौजूदगी की झूठी जानकारी कोर्ट को दी थी। और ये मामला दरभंगा के चर्चित क्रिमिनल वकील अंबर इमाम हाशमी से जुड़ा है, जो एक 32 साल पुराने हत्या के मामले में आरोपी हैं। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय में एडीजे तृतीय सुमन कुमार दिवाकर की अदालत में होनी थी, लेकिन वकील अंबर इमाम हाशमी ने सुनवाई से पहले फॉर्म 317 दाखिल कर दिया और ये जानकारी दी कि वो जिले से बाहर हैं और कोर्ट नहीं आ सकते। लेकिन इसी दिन जब जज दिवाकर की अदालत में एक अन्य मामले की सुनवाई चल रही थी तो वही हाशमी वहाँ वकालत करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद जज उन्हें देखकर भड़क गए और जज ने वकील अंबर इमाम हाशमी को तुरंत हिरासत में लेने के आदेश दे दिए। इसके बाद कोर्ट परिसर में मौजूद पुलिस ने तुरंत वकील अंबर इमाम हाशमी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस वकील अंबर इमाम हाशमी को कोर्ट परिसर से खींचकर अपने साथ जाती दिखी। जब पुलिसकर्मी वकील हाशमी को हिरासत में लेकर अपने साथ ले जा रहे थे तब कोर्ट परिसर में हंगामा हो गया। साथी वकीलों ने बवाल काट दिया और केस की पैरवी कर रहे वकील को कोर्ट रूम से जेल भेजे जाने पर नाराजगी जताई। और जब पुलिसकर्मी वकील अंबर इमाम हाशमी को अपने साथ लेकर जाने लगे तो पुलिसकर्मी और वकीलों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। इस पूरे घटनाक्रम ने वकीलों के आचरण और अदालत में अनुशासन को लेकर गंभीर चर्चा छेड़ दी है। साथ ही वकील को जेल भेज जाने से वकील खासा नाराज है। आज जब से इस एसोसिएशन का गठन हुआ 1906 से आज तक किसी अधिवक्ता के साथ ऐसा अन्यायपूर्ण नहीं हुआ। पहली दफा यहाँ के जिला जज और 3rd एडिशनल सेशन जज ने ऐसा काम किया है। हम लोगों ने कहा है, लेकिन अक्सर हमारे दोनों अधिवक्ता जिनको जेल भेजा गया है उनकी रिहाई होगी। वकीलों ने काम का बहिष्कार कर दिया है और वकील मांग कर रहे हैं कि साथी वकील अंबर इमाम हाशमी को तुरंत छोड़ा जाए। बिहार में एनडीए का सीएम फेस नीतीश कुमार होंगे या फिर कोई और, इस सवाल पर अमित शाह के बयान से एनडीए में तनातनी बढ़ गई है। तो वहीं आरजेडी की दलील है कि बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लागू करना चाहती है। असल में अंग्रेजी अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा ये चुनाव के बाद तय होगा। अमित शाह की इसी बयान ने जेडीयू नेताओं का पारा चढ़ा दिया। जेडीयू नेता गुलाम गौस ने बीजेपी को याद दिलाया कि केंद्र की सरकार जेडीयू के समर्थन से चल रही है। हमरी दिल्ली हमरे में नहीं चलेगा बिहार में। बिहार में बड़े बड़े तानाशाहों का
सत्ता पलट देने का काम किया, इसलिए होश आवाज में बयान देने का काम, उनके अलावा कौन है? इधर आरजेडी तर्क देने में जुटी है कि बीजेपी की मंशा जेडीयू को समाप्त करने की है। महाराष्ट्र में जो शिंदे जी के साथ किया वही नीतीश जी के साथ करेंगे, ये बात हम लोग बार बार कह रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया। खास बात यह है कि इस मुद्दे पर बिहार में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। इस समय देश के कुछ राज्य बारिश को तरस रहे हैं, तो कई शहरों में बारिश ने दिक्कतें बढ़ा दी हैं। जिन शहरों में बारिश हो रही है वहां आफत इतनी ज्यादा है कि कई जगह गाड़ियां भी सड़कों पर तिनके की तरह बह रही हैं। और ऐसी एक घटना राजस्थान के जोधपुर में घटी है, जहां एक कार बरसाती नाले में बह गई। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। क्रेन की मदद से कार को बरसाती नाले से बाहर निकाला गया। कार तो किसी तरह बाहर निकल गई, लेकिन जब तक कार को बाहर निकाला गया काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि कार में सवार पति पत्नी की बरसाती नाले में डूबने से मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि कार में कुल 4 लोग सवार थे, जिनमें से एक को ग्रामीणों ने बचा लिया। वहीं एक शख्स अभी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। दावा है कि कार चला रहा शख्स उखनाई नाले को पार कर रहा था, तभी उसने कार से अपना नियंत्रण खो दिया। इसके बाद कार नाले में समा गई और पति पत्नी की उसमें जान चली गई। मॉनसून की पहली बारिश ने जयपुर के लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। जयपुर में उस वक्त लोगों में चीख पुकार मच गई जब अचानक सड़क धंसने लगी और सड़क पर खड़ी गाड़ियां गड्ढों में समा गई। वहां का मंजर देखकर लोगों के मुंह से चीख निकल गई। और जो वीडियो सामने आया वो सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि वीडियो में सिल्वर रंग और नीले रंग की 2 कार गड्ढे में घुसी दिखाई दी। इन 2 गाड़ियों के आगे भी कई जगह सड़क धंसी, जिसके बाद वहां बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दिए और इन गड्ढों में माल ढोने वाली सफेद रंग की एक गाड़ी भी फंसी नजर आई। सड़क धंसने का ये वीडियो मुहाना मंडी इलाके का है। बताया जा रहा कि बारिश के दौरान जब सड़क धंसी तो कई बाइक भी गड्ढों में समा गई। बाद में 2 पहिया वाहनों को तो निकाल लिया गया, लेकिन गड्ढों में फंसे 4 पहिया वाहनों को निकालने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दावा है कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया, घटिया क्वालिटी का सामान सड़क बनाने में इस्तेमाल हुआ और इसी की वजह से सड़क धंस गई। वहीं राजस्थान के भीलवाड़ा में बारिश ने सड़कों को दरिया बना दिया। कई जगह 4 फीट तक पानी भर गया, कार बाइक पानी में डूब गई। कई कॉलोनी जलमग्न हैं, घरों और दुकानों में पानी घुस गया। तेज बहाव में कार फंस गई, जिन्हें लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। अब भीलवाड़ा से आई दूसरी तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में बाइक सवार सैलाब के साथ बहता चला गया। पहले उसने खुद और बाइक को बचाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन जब बाइक नहीं संभली तो उसने समझदारी दिखाई और बाइक को छोड़ दिया। पलक झपकते ही बाइक बह गई। शहर के हालात देखिए, कहां सड़क है, कहां नाली है, कहां तालाब है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हर जगह सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। भीलवाड़ा में मानसून 25 जून से एक्टिव होने वाला था, लेकिन 7 दिन पहले ही मानसून की एंट्री हो गई और पहली ही तेज बारिश ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। राजस्थान में मानसून आने से पहले तमाम दावे किए गए थे। दावा नालों की सफाई का था, प्रशासन अपनी पीठ भी थपथपा चुका था, लेकिन मानसून की पहली बारिश ने ही जोधपुर नगर निगम की तैयारियों और झूठ की पोल खोल दी। पहली बारिश के बाद ही नालों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया और तो और किचन में नालियों का गंदा पानी बहने लगा और ऐसा लगने लगा जैसे घरों के अंदर नदी नाले बह रहे हों। घर के अंदर जितना भी सामान रखा था सब का सब पानी में डूब गया। जब हमने वहां रहने वाली एक वृद्ध महिला से बात की तो प्रशासन की बदइंतजामी से परेशान महिला की आंखों में आंसू छलक आए। सुधार करो आप, मैं मारा गया, कोई नहीं है, देख लो घर पूरा, घर पड़े मारो। महिला ने बताया कि ऐसी परेशानी को झेलते झेलते सालों बीत गए, लेकिन उनकी बदहाली देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। कोई कौन खाली वोट ले जाओ। बता दें कि जोधपुर में झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद पावटा सर्कल सहित शहर भर के तमाम इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई। कई जगह बारिश राहत लेकर आई तो कई जगहों पर मुसीबत। कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से अब राजस्थान में झील और झरने भी उफान पर हैं। और राजस्थान के 12 जिले में तो केवल 4 दिन की बारिश में ही कुंडाखो झरना पूरे बहाव के साथ बह रहा है। करीब 400 फीट ऊंचाई से गिरने वाले इस झरने का पानी जब ऊंचाई से गिरता है तो इसका दृश्य बहुत मनमोहक दिखता है और झरने के इसी मनमोहक नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। बता दें कि राजस्थान के 12 जिले में लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है। इसकी वजह से गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 12 जिले के देवरी कस्बे में तो कई जगह रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया। वहीं जल भराव के कारण
कई जगह सड़कें भी 2 हिस्सों में बटी नजर आई। तो हालात राजस्थान में ये हैं कि जो झरने हैं वो उफान पर है, रिहायशी इलाकों में पानी घुस रहा है, कहीं पर कार बह रही हैं और सवाल पूरी व्यवस्था पर उठ रहे हैं कि जो बड़े बड़े दावे किए गए थे वो दावे ध्वस्त आखिर क्यों हो रहे हैं। जैसे हालात इस समय राजस्थान में है उससे कहीं ज्यादा खराब हालात पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भारी बारिश के बाद खेत में कई लोगों के शव पड़े मिले, कई जगह पर सड़कें बह गईं और जहां कल तक गाड़ियां फराटा भरती थी वहां नाव चल रही है। और तबाही किस कदर मची हुई है इसका सबूत है ये टूटी हुई सड़क, जो तेज बारिश के बाद कई जगह से टूट गई और बाढ़ में बह गई। बंगाल में जून में ही बाढ़ और बारिश ने कहर ढा रखा है। नदियों से आया बाढ़ और बारिश का पानी सड़कों, घरों और खेतों में घुस गया। इसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को अपना घर बार छोड़कर तिरपाल के नीचे रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। सामान्य रास्ते जलमग्न हो चुके हैं। इसके कारण लोग नाव को आने जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। शनिवार को चंद्रकोना से जो लोग लापता हुए थे, अब उनके शव पानी कम होने के बाद खेत में पाए गए। मतलब साफ है कि हालात काफी खराब हैं। मध्य प्रदेश के गुना में एक ट्रैक्टर और एक बाइक नदी के तेज बहाव में बह गई। ये सब कुछ उफनाई नदी को जबरन पार करने की वजह से हुआ। और ये घटना गुना के फतेहगढ़ इलाके में घटी। बताया गया कि ट्रैक्टर सवार 2 लोग लहसुन बेचकर अपने घर जा रहे थे, तभी कोहन नदी पार करते समय ट्रैक्टर पलट गया और दोनों लोग नदी में डूब गए। हादसे के बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई। लोग नदी में डूबे लोगों को तलाश करते दिखे, लेकिन ट्रैक्टर पर सवार दोनों लोगों का कहीं पता नहीं चला। वहीं कोहन नदी में बाइक पर सवार 2 लोग भी डूब गए। घटना के बाद से एसडीआरएफ की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। अब तक एक व्यक्ति का शव बरामद हो गया है। घटना के बाद से लोगों में गुस्सा है और वो पुलिया बनाने की मांग कर रहे हैं। पाइपों में अंदर फंस जाते हैं, कई की मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमारा निवेदन है कि इसको पुलिया को ऊंचा बनाया जाए। बताया जा रहा है कि पिछले साल भी कोहन नदी में कई हादसे हुए थे, लेकिन पुलिया न बनने की वजह से लोग उफनाई नदी पार करने को फिर भी मजबूर हैं। मानसून किसी के लिए राहत तो किसी के लिए आफत बनकर आया है। बिहार की राजधानी पटना के कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया। हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो गई। कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। फल्गु नदी उफान पर है और इसका असर यह हुआ कि कहीं जाना है तो सिर्फ नाव ही सहारा है। नदी किनारे के इलाके जलमग्न हैं, हर तरफ पानी भरा है। इंसान हो या बेजुबान जानवर सब बेहाल हैं। घर का आंगन हो या दरवाजा सब पानी में डूबे हैं। गाय भैंस सब पानी में डूबे हैं। मुसीबत में फंसे लोग जरूरी काम से बाहर निकलने के लिए नाव बनाते दिखाई दिए। दरअसल पटना के आसपास 4 बांध टूट गए, जिससे हजारों एकड़ जमीन पानी में डूब गई। करीब 100 घरों का संपर्क टूट गया। लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। प्रशासन बांधों को जोड़ने के काम में जुटा हुआ है और बाढ़ग्रस्त लोगों के पास राहत सामग्री भेजी जा रही है। मौसम की मार से कई राज्यों में मुसीबत है। 20 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने 21 से 25 जून तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। 21 जून को यूपी, पूर्वी राजस्थान और जम्मू कश्मीर में बारिश का पूर्वानुमान रहा, तो वहीं 22 जून को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के कई इलाकों में मानसून पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विभाग का अनुमान है कि ज्यादातर राज्यों में 21 से 25 जून के बीच भारी बारिश होगी और इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने मानसून को लेकर महाराष्ट्र, यूपी और झारखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है और मौसम का मिजाज अभी और बिगड़ने की आशंका है। भारी बारिश से चीन के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। गुआंगशी प्रांत में कई घर डूब गए, तो वहीं हुनान प्रांत में बिजली के लिए बनाए गए बांधों के गेट खोलने पड़ गए। पिछले कई दिनों से जारी बारिश चीन में सैलाब लेकर आई। जिन रास्तों पर गाड़ियां दौड़ती थी वहां दरिया बह निकला। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, कितने ही घर डूब गए। ऐसे में घरों में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम को नाव का सहारा लेना पड़ा। चीन के हुनान, गुआंगसी समेत कई प्रांतों में बारिश से हाहाकार मचा है। रास्ते टूट गए और जगह जगह टूटे पेड़ और पहाड़ों से गिरा मलबा बिखरा है। पीएम मोदी पर तेजस्वी यादव की टिप्पणी पर जारी सियासी तकरार पोस्टर वार तक पहुंच गई है। पटना में तेजस्वी और लालू की कार्टून वाली पिक्चर के साथ एक पोस्टर लगाया गया, जिस पर लिखे गए शब्दों पर संग्राम छिड़ गया है। असल में पोस्टर में तेजस्वी और लालू यादव को लालटेन के साथ भैंस पर सवार दिखाया गया है। साथ में लिखा गया, मेरा बाप चारा चोर, मुझे वोट दो। हालांकि पोस्टर किसने लगाया, इस बारे में पोस्टर पर कोई जिक्र नहीं है। वहीं विवाद होने पर पोस्टर को नगर निगम ने हटा दिया। इस बीच बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बयान सामने आया, जिसमें ये संभावना जताई जा रही है कि पोस्टर बीजेपी की ओर से लगाया गया। अमिताभ बच्चन का एक फिल्म है, उसमें लिखा हुआ था हाथ पे कि मेरा बाप चोर है, वही लिखवाना पड़ेगा। पटना में लगे इस पोस्टर को तेजस्वी यादव के पॉकेट मार वाले बयान की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। हम लोगों को पॉकेट मार प्रधानमंत्री
और अचेत मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। इधर एक और पोस्टर बिहार की राजनीति में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आरजेडी की ओर से लगाए गए इस पोस्टर में एनडीए गठबंधन को नेशनल दामाद अलायंस की संज्ञा दी गई है। वहीं नीतीश सरकार पर दामादों की सेवा का आरोप लगाया गया। बिहार के गया में उद्घाटन से पहले एक पुल में दरार आ गई। पुल को डेंजर बताकर आवाजाही रोक दी गई है और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। ये बिहार के नायाब इंजीनियरों द्वारा बनाया गया वो पुल है जिस पर सरकार ने 21 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इसके उद्घाटन का फीता कटता उससे पहले ही इसमें दरारें आ गई, जो पुल को बनाने में किए गए भ्रष्टाचार की कलई खोल रही है। उधर क्रैक आते ही प्रशासन ने पुलिस पर आवाजाही बंद करने का बोर्ड लगा दिया है, लेकिन तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक के बाद एक मोटरसाइकिल पुल की तरफ जा रही है। पुल पर दरार देखने वालों की भीड़ लगी है। नीचे फल्गु नदी उफान पर बह रही है। उधर केंद्र सरकार ने लापरवाही बरतने वालों पर एक्शन की बात कही है। जो इसके लिए जवाबदेह है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और आगे इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटे। बिहार पुल बहने के मामले में बदनाम है। ऐसे में उद्घाटन से पहले ब्रिज में आई दरार ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं दुनिया भर में 11वां योग दिवस मनाया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिकों के साथ योग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी योग किया। इस बार की योग की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में योग किया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। देश भर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं रहा जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोग योग करते नजर नहीं आए हों। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोपाल में बुर्के वाली महिलाओं ने भी योग किया। ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में गंगा किनारे 25 देशों के योगाचार्य योग करते नजर आए। आंध्र प्रदेश के उदावल्ली में तो लोग तैरते हुए योग करते दिखाई दिए। अहमदाबाद विमान हादसा कैसे हुआ? हादसे के 9 दिन बाद भी तमाम सवाल जस के तस हैं, क्योंकि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के मलबे से मिले ब्लैक बॉक्स की अब तक जांच नहीं हो पाई है। ब्लैक बॉक्स अभी तक खोला नहीं गया। ब्लैक बॉक्स कैसे खुलेगा, इस पर भी सस्पेंस है। भारत में खोला जाएगा या विदेश भेजा जाएगा, इस पर भी सवाल है। बीते एक हफ्ते से AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के पास ही ब्लैक बॉक्स है। AAIB भारत में होने वाले विमान हादसों की जांच करती है। ये एक सरकारी संस्था है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। तो ये पूरी जो तस्वीर है कि सवाल ये उठ रहा है कि ब्लैक बॉक्स अभी तक क्यों नहीं खोला गया, ब्लैक बॉक्स कैसे खुलेगा, ये सवाल है। और सवाल ये है कि आखिर अभी तक ये तय क्यों नहीं हो पाया कि ब्लैक बॉक्स जो है वो भारत में खोला जाएगा या फिर विदेश में इसकी जांच होगी। और इस पूरे सवालों के बीच सवाल यही उठता है कि आखिर हादसा कैसे हुआ, इसका जवाब कब मिलेगा। हॉस्पिटल की छत से ब्लैक बॉक्स के बरामद होने के बाद माना जा रहा था कि चंद दिनों में ही हादसे की असली वजह पता चल जाएगी, लेकिन अभी तक हाथ खाली है। एविएशन सेक्टर से जुड़ी जानकारों के मुताबिक अभी तक यही साफ नहीं है कि ब्लैक बॉक्स की जांच के लिए टीमें बनाई गई हैं या नहीं। करेगी टीम वो डिसाइड करेगी कि इसको कितना डैमेज हुआ है, डैमेज इंडिया में रिट्रीव हो सकता है कि बाहर भेजना है। तो अब आप टीम ही नहीं बनाओगे तो फिर काम कैसे शुरू होगा? हर बढ़ते दिन के साथ ब्लैक बॉक्स में मौजूद डेटा के नष्ट हो जाने का भी खतरा बढ़ रहा है। इन्वेस्टिगेशन शुड कमेंस इमीडिएटली, क्योंकि एविडेंस जितना देर पड़ा रहेगा उतना उसका मतलब मिसयूज भी हो सकता है और एविडेंस डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो आशंका तो हर चीज की है अभी। खास बात यह है कि देश के अंदर ब्लैक बॉक्स का डेटा रिकवर करने के लिए 9 करोड़ की लागत से सिस्टम डेवलप किया गया है, लेकिन जानकारों के मुताबिक उसमें डैमेज डेटा को रिकवर करने की फैसिलिटी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इन सब के बीच DGCA ने एयर इंडिया के 3 अधिकारियों को उनके मौजूदा कार्यक्षेत्र से हटाने का आदेश दिया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।